नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस में अचानक सिलेबस चेंज हो जाने के बाद पूर्णतः नए सिलेबस क्लास 9 और 10 पर आधारित यह सबसे सटीक और शानदार प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हिंदी का है, फिर इंग्लिश का है ना, इस तरह से फिर मैथ रीजनिंग, फिर आपका साइंस और लास्ट में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आमरण शब्द में उपसर्ग है आ, है ना, इसका करेक्ट आंसर है आ। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको याद हो गया होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ बदल दे, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। एक होता है क्या प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे आकर, तो याद ऐसे रखना है, ऊ से उपसर्ग हो गया तो ऊ से आगे, है ना, आगे आएगा। ठीक है, प्रत्यय यानी पीछे आएगा, पो से प्रत्यय, पो से पीछे आएगा, यानी पीछे आने वाला शब्द जो है वो प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आमरण में उपसर्ग पूछा तो आगे वाला, आगे क्या आ, है ना, तो आ इसका उपसर्ग हो गया। ठीक है, जैसे स्वाभिमान का उपसर्ग क्या हो जाएगा? स्व, है ना, स्वाभिमान का उपसर्ग हो जाएगा स्व। अब परिपूर्ण का उपसर्ग क्या हो जाएगा? परि। ठीक है, इसी तरह अगर पूछा जाए कि एन वक्त का उपसर्ग क्या होगा, तो एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विस्मरण का विलोम शब्द कौन सा है। तो विस्मरण का विलोम होगा यहाँ पर स्मरण, है ना, विस्मरण का इसका अपोजिट क्या हो जाता है? स्मरण, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद है जो तद प्लस पुरुष, है ना, तत्पुरुष का होगा तद प्लस पुरुष, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अष्टावक्र कहानी के अनुसार अष्टावक्र क्या बेचता था। तो अष्टावक्र कहानी के अनुसार अष्टावक्र ये चाट बेचता था, है ना, इसका करेक्ट आंसर दो हो गया, ये चाट बेचता था। ठीक है, अब इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना है। जैसे अष्टावक्र जो है ये महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, याद रखना है, जगत गुरु रामभद्राचार्य। और एक क्वेश्चन आता है जैसे लाल पान की बेगम में कहानी में लाल पान की बेगम कौन थी। लाल पान की बेगम कहानी में लाल पान की बेगम कौन थी? तो बिरजू की माँ थी, ये याद रखना है। लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन था? तो फणीश्वर नाथ रेणु था। ठीक है, और प्लॉट, कहानी का प्लॉट, है ना, कहानी का प्लॉट इसका लेखक कौन था? तो शिव पूजन सहाय था। ठीक है, याद कैसे रखना है, जैसे कहानी का प्लॉट यानी कि कोई आप प्लॉट खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उस पर जैसे कुछ बनाना हो तो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो शिव पूजन करते हैं, और पूजन कैसे करते हैं? सह के करते हैं। तो ऐसे याद रख लेना है, शिव पूजन सहाय, कहानी का प्लॉट का लेखक शिव पूजन सहाय। और एक है भारत की पुरातन विद्यापीठ, इसका लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए तो वो क्या कहलाता है ना, उसके वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? तो जो कुछ क्षणों में, वो क्या कहलाएगा? क्षण भंगुर कहलाएगा। नेक्स्ट है कि अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनूढ़ा का पर्यायवाची है कुमारी, है ना, अनूढ़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कुमारी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर किसे कहा गया है। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है युवा अंग्रेज अधिकारियों को, है ना, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहला क्या है, जैसे मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तुम्हें हम अब नहीं समझा सकूंगी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसका शुद्ध क्या होगा कि तुम्हें हम अब नहीं समझा सकेंगे, ये होना चाहिए था। तो अशुद्ध पूछा है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है। तो शहर की दाई मुहावरे का अर्थ है घर घर की खबर रखने वाली, है ना, शहर की दाई, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। ठीक है, इसी प्रकार कुछ मुहावरे को आपको याद रखना है, जैसे कि तृण पकड़ना, तृण पकड़ना मतलब शरण में जाना, नाक का बाल होना मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ हो गया बहुत प्रिय होना। और गाल बजाना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है डिंग हाँकना, है ना, गाल बजाना यानी डिंग हाँकना। वार खाली जाना यानी युक्ति का सफल न होना। नेक्स्ट है कि नील कमल शब्द में
कौन सा समास है? तो नील कमल शब्द में यहाँ कर्मधारय समास है ना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है कि किसे द्विवेदी युग का महान कवि कहा जाता है? तो द्विवेदी युग का महान कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त से याद रखना है आपको। साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। पंचवटी के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। उर्मिला के लेखक कौन है? तो वो भी मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, तो याद रखना है साकेत भारत भारती, पंचवटी और उर्मिला पुस्तक के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, आधुनिक भारत की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा है। इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यामा पुस्तक के लिए इनको महादेवी वर्मा को मिला है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में अब अंग्रेजी का आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड। इसमें आपको साइनो पूछ रहा है। ठीक है, तो रिवाइल का मतलब क्या होता है? तो रिवाइल का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना यानी कि एब्यूजमेंट मतलब होता है गाली देना या निंदा करना। नेक्स्ट है इसमें क्या पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट पढ़ना अपोजिट है ना, यानी कि अपोजिट पूछ रहा है, यानी विपरार्थक शब्द पूछ रहा है। तो एस्क्वेंडर मतलब क्या होता है? एस्क्वेंडर का मतलब होता है गंवाना या तो उड़ा देना, यानी पूरा खर्च कर देना। ठीक है, तो ये होता है एस्क्वेंडर मतलब। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? अस्किम। अस्किम मतलब होता है कंजूसी करना। नेक्स्ट है इसमें क्या पूछा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड मतलब सही शब्द इसमें पूछ रहा है। तो सही शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सही जो है इसमें सेंचुरीज है ना। सेंचुरी जो है इसका अर्थ होता है अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य, ये वाला सेंचुरी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें क्या खाली स्थान को भरना। ठीक है, तो द क्लॉक हैज डैश फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रन डाउन है। द क्लॉक हैज रन डाउन फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। नेक्स्ट है कि फ्यू पीपुल नाउ दैट फ्लावर यूज टेक्सचर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कुछ लोग जानते हैं कि जो फूल है वो फूल क्या है? वो अलग अलग प्रकार के कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है ना, अट्रैक्ट करने के लिए होता है। आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग प्रकार के कीटों का ये अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट इसका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडम एवं फ्रेज है ना। तो आइडम एवं फ्रेज इसमें बताना है, यानी कि मुहावरा। ठीक है, तो विथ वन वॉइस है ना। तो देखिए कुछ मुहावरे ऐसे भी होते हैं, अगर नहीं भी पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको मार देना। ठीक है, विथ वन वॉइस मतलब कि एक स्वर में है ना, एक स्वर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अनएनिमसली। अनएनिमसली मतलब होता है एक स्वर में, एक मत से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एक मत से। नेक्स्ट है इसमें क्या बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। तो है ड्रग्स विच काउजेज पीपुल टू स्लीप इजीली, मतलब वैसा औषधि जो आदमी को सुला दे आसानी से। तो सुला देने निंदा वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोपोरिफिक मतलब होता है निंदासा है ना, निंदासा नींद आने वाला। नेक्स्ट है इसमें क्या है? पेसिव वॉइस है ना, एक्टिव और पेसिव वॉइस है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि आई वाज सैंक्शनड द लोन बाय द ऑफिस। ये पेसिव में दिया हुआ है, एक्टिव में बदलना है। ठीक है, बाय द ऑफिस यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द ऑफिस है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा। तो इसमें क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। ठीक है, द ऑफिस सैंक्शनड मी द लोन। ठीक है, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, द हेड इसमें आ गया, इसमें वाज आ गया, क्योंकि ये एक्टिव में बदलना था ना, तो ये V2 के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है इसमें क्या है कि आपको नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश, यानी रमेश से कहा जो साक्षात्कारकर्ता था लेने वाला, कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट आवर प्रोडक्ट्स, यानी आपको हमारे उत्पाद के बारे में कोई जानकारी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये आस्क्ड अगर लगा है, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ किस मालूम? आस्क्ड द रमेश, ये डायरेक्ट स्पीच में दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए
कि द इंटरव्यूअर है ना आस्क्ड रमेश। अब क्या डू यू जब एक्जुअलरी वर्ब आगे रहे क्वेश्चन वाला तो डू रहे तो वहाँ इफ़ लगेगा, ठीक है। कंजक्शन के रूप में इफ़ का यूज होता है, डेट का यूज नहीं होता। जैसे यहाँ डेट दो, ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। और द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ़ ही हैव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या होगा कि जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू चेंज होगा रमेश के अनुसार, तो यानी कि ही लगेगा, ठीक है। तो ही तो लगेगा, लेकिन ही के साथ हैव लगेगा, ये सही है, ठीक है। ही के साथ यहाँ पर ही के साथ हैव नहीं, हैव जो है वो क्या बदल जाएगा, हेड में बदल जाएगा, है ना। हैव जो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ये जो हैव है तो वो हेड में बदलेगा, ठीक है। तो हैव वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, हैव वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला देखिए सही है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड रमेश इफ़ ही हैड एनी आइडिया अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, है ना। ये वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ हीज है, ठीक है। ये देयर वाला ये सही होगा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ मैथ और रीजनिंग का आता है, ठीक है। मैथ रीजनिंग में क्या है, पहला क्वेश्चन है कि 700 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 17 का गुणज हो। 17 का गुणज हो यानी 17 से वो विभाजित हो जाए। तो 17 से इसमें क्या करिए, 700 में भागा दे दीजिए पहले, ठीक है। तो 17 चौके 68, यहाँ आया कितना 2, फिर आया 0, 17 कहीं है 17, ठीक है। तो यहाँ शेषफल आया क्या 3। तो ऐसे सोचिए कि 3 आया, अगर इसमें 14 और रहता तो 17 से कट जाता, है ना। 14 और रहता, 3 से नहीं, यहाँ 14 जोड़ना है क्योंकि है ना छोटी संख्या कौन जोड़ी जाए। तो इसमें 14 और जोड़ देंगे तो 17 एक बार आ जाएगा, तो 17 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें 14 जोड़ना है तो 17 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी 48 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो देखिए शेष कार्य जो है बी पूरा किया, तो शेष कार्य है कितना ये निकालना पहले। तो देखिए ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो यानी कि एक दिन में 1/30 भाग, वो 6 दिन कार्य किया, तो 6 दिन में किया 6/30, यानी कि कितना काम हो गया, तो किसको काटिए 6 पंचे 30, 1/5 भाग काम हो गया। शेष काम कितना है, तो शेष निकालना है, तो बस 5 में से ये घटा दीजिए, यानी 4/5 शेष है, ठीक है। अब शेष काम ये भाग में इतना देगा, ठीक है, भिन्न में इतना, और दिन में कितना देगा 48 दिन। ये जो शेष काम जो है ये 4/5 भाग ये बी करता है कितने दिन में, 48 दिन में, तो बराबर 48 कर दीजिए। अब इसको क्या एक का मान निकाल दीजिए इधर, तो आंसर आ जाएगा बी उतने दिन में काम करता है, क्योंकि 4/5 भाग बी जो है 48 दिन में काम करता है। इसको काटिए, बरचक 48, ठीक है। और ये 5 इधर गुना कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, बराबर में इधर क्या जाएगा 12×5 = 60, यानी कि बी जो है 60 दिन में टोटल काम कर देगा। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपको 3 नल ए बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 50, 60 और 75 घंटे में भर सकता है। तीनों नल को एक साथ खोल दिया तो कितनी देर में भर देगा ये, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाइए, सबसे आसान तरीका है ना, ए बी सी। ए जो है कितना 50 घंटे में भरता है, ठीक है। बी कितना 60 घंटे में भरता है, ठीक है। सी कितना, देखिए आप कॉपी में साथ में अगर बनाते जाइएगा तो आपको आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस होने के कारण आप अगर कॉपी रखते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। सी कितने 75 घंटे में, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है, ये तीनों का एलसीएम लेंगे 60, 50 और 75 का, तो ये 75 चौके 300 है ना, ये 300 आएगा, ठीक है। 300 आ गया तो 50, ये जो ए है क्या करता है 50 घंटे में काम कर देता है ये, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये, तो 50 से इसमें भागा दीजिए, 50 से 300 में भागा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50 × 300, ये 6 काम करेगा एक घंटे में, ठीक है। 1 घंटे में 6 काम करेगा। फिर ये 60 वाला जो है 60 घंटे में करता है, 1 घंटे में कितना करेगा 6 पंचे 30, 5 इसमें भागा दीजिए, 75 चौके 300, ये 4 करेगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में ए जो है 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, सी 4 काम करता है, तो टोटल काम है कितना 300 है, ठीक है। तो तीनों मिला के कितने देर में करेगा, तो इससे भागा दे दीजिए, 6, 5, 11, 4, 15 से इसमें भागा दीजिए, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 20 बार में कटा, यानी कि तीनों मिलके 20 घंटे में काम कर देगा। इसका आंसर 3 हो गया। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। नेक्स्ट है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग क्या है, यानी माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है, उसका सबका योग पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए माध्य क्या होता है कि माध्य होता है औसत, एक प्रकार समझिए सिंपल, ठीक है। यानी सबको जोड़ के जितना संख्या है उसको भागा दे दीजिए, वो माध्य निकल गया। माध्यिका क्या होता है
कि सबको बढ़ते क्रम में सजाइए, जो बीच वाला आएगा वो माध्यिका कहलाता है, ठीक है। बहुलक क्या है, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक होता है। तो एक निकालते हैं सबको, ठीक है। पहले माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो माध्य निकालेंगे यानी कि सबको जोड़ेंगे और कितना संख्या उससे भागा देंगे। संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 संख्या है। इसको जोड़िए तो बरतिया 36, 36 है ये, और 18 8 26 और 10 36, यानी ये भी 36 है। 36 36 72, टोटल हो गया 72। अब बटा में 6 यानी कि 12। तो माध्य क्या आ गया, तो माध्य आ गया आपका 12, ठीक है। याद रखना है, इसको ध्यान रखना है ना, नोट कर लीजिए। माध्य क्या आ गया 12। अब निकालते हैं माध्यिका। तो देखिए 1 और 12 आ गया माध्य, ठीक है। माध्यिका निकालेंगे कैसे, तो सबको बढ़ते क्रम में सजाइए। पहले माध्य आ गया 12, ध्यान रखना है। और माध्यिका जो है क्या होगा, सबको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो पहले क्या आएगा 8, फिर आएगा क्या 10, फिर आएगा क्या 12 12 और 12 3 बार है, फिर है क्या 18, ठीक है। तो माध्यिका क्या होगा, बीच वाला। तो बीच वाला इस इधर 2 करिए, पहले इधर 2 करिए। तो बीच में क्या 2 को आ रहा है, ठीक है। 12 और 12 दोनों आ रहा है। तो बीच में अगर 1 आता है तो वही हो जाता है माध्यिका, लेकिन 2 आ रहा है तो उसको जोड़ के दोनों भागा देते हैं। तो 12 और 12 जोड़ेंगे क्या हुआ 24, और 2 से भागा देंगे फिर 12 ही आ जाएगा। यानी कि माध्यिका भी आपका निकल गया कितना 12। अब बहुलक कितना है, बहुलक कौन सा होगा, बहुलक यानी जो बहुत बार आया। तो बहुत बार कौन आया 12 आया है, जो तीन बार आया, ठीक है। जो ज़्यादा बार आया ना वो बहुलक होता है। तो 12 जो है 3 बार आया, तो ये बहुलक हो गया। तो बहुलक भी है 12। अब तीनों का योग पूछा है तो बरतिया 36, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 36, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर एक सूत्र है, याद रखिए, जो कि किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ बनेगा, ठीक है। बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध क्या होता है ये याद रख लीजिए आप, ठीक है। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका, ठीक है। इसको याद रखना है हमेशा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा आगे अगर कुछ पूछेगा कभी भी तो, ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 25। 25 में है कि एक वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचने पर एक व्यक्ति को 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्या बोला कि 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचना है। तो अंतर कितना हो रहा है, देखिए 75 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये रुपये में अंतर दिया हुआ है कि जो पहले जो कंडीशन था अब जो कंडीशन है करेगा, यानी कि 10% लाभ के बदले 5% में करेगा। तो अंतर कितना आएगा 75 रुपये अधिक आएगा। तो रुपये में अंतर इतना दिया हुआ, परसेंटेज में अंतर कितना है 10% लाभ था, अब क्या हुआ 5% हानि होने लगेगा। तो ये अंतर कितना हो गया टोटल मालूम, अंतर हो जाएगा कितना 15% का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ था प्लस में था ये, ठीक है। ये माइनस उसको हो रहा है, ठीक है। तो ये जब दोनों का अंतर जब निकालेंगे क्या होगा, यानी कि उस व्यक्ति को 15% अंतर आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्रतिशत में 15% अंतर और रुपया में 75। अब 100% का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। 15% का मान है 75, 100% का मान कितना होगा 15 इधर ले आइए, अब गुना 100, तो 15 पच्चे 75, 5 गुना 100, 500 आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक थैले में 3 लाल गेंदे, 5 पीली गेंदे एवं 7 गुलाबी गेंदे। यदि थैले से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है तो इसमें से गुलाबी और लाल रंग होने की क्या संभावना है। तो टोटल गेंद कितना मालूम 3 5 8 और 7 15, है ना, 5 3 8 7 15 है टोटल, ठीक है। तो 15 है टोटल, और टोटल 15 है, ठीक है। और निकालना क्या है, एक गेंद निकालना है, लेकिन कौन कौन कलर होना चाहिए, ये गुलाबी और लाल, है ना, 2 टाइप का। तो गुलाबी कितना है 7 और लाल कितना है 3, यानी कि 10 गेंद में से एक गेंद निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, अब बट्टा में हो जाएगा क्या, टोटल कितना है, टोटल है 15, है ना, 10/15। तो ये इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 27 कि समान मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज की योजनाओं में निवेश किया जाता है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज योजना में क्रमशः 3520 रुपया तथा 3200 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज 20% है तो मूलधन क्या होगा, ठीक है। देखिए हिसाब क्या है, लंबा रहता है, बढ़िया रहता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आसानी से बनेगा, ठीक है। अब इसी हिसाब को देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा रहता है लेकिन बनेगा आसानी से। कैसे, देखिए
एक चीज़ याद रखना आपको, 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो जब दोनों दिया हुआ है और परसेंटेज भी दिया हुआ है, तो एक सूत्र याद रखना आपको कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होता है, इसको पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता है P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर। कितना आसान है ना। 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है, P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इससे आसानी से बन जाएगा। तो दोनों का अंतर लिखते हैं, कितना है 3200, और ये है चक्रवृद्धि ब्याज है 3520। अंतर कितना है 32 3 35, यानी 320 रुपया अंतर है, ठीक है। 320 रुपया अंतर है। बराबर में, बराबर क्या लिखेंगे, मूलधन है ना, P इंटू डिफरेंस बराबर क्या था, P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। तो आर कितना है 20, ठीक है। तो 20 आर बटा 100, तो 20 बटे 100 करेंगे क्या होगा, 20 पंचे 100, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 1/25 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/25 है तो 25 इधर गुना कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, मूलधन बराबर P बराबर क्या होगा 320 गुना 25, ठीक है। 320 गुना 25, ठीक है। अब इसको गुना करना है तो थोड़ा सा लेन दिए, इसको अब आसान कैसे बना देना, 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100/4 लिख सकते हैं ना। अब 4 से काट दीजिए, 4 8 32। अब आसान हो गया ना, 8 पर 3 शून्य हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वाला हिसाब को बनाना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो देखिए a प्लस 1/x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, फिर है x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। तो इस टाइप के हिसाब में एक सूत्र याद रखना है आपको, कौन सा, तो देखिए इसमें देखिए x³ प्लस, ऐसे समझिए इसको a³ प्लस b³, ठीक है, a³ प्लस b³। तो a³ प्लस b³ बराबर एक सूत्र होता है क्या मालूम, इसको लिख सकते हैं क्या मालूम, इसको बराबर में लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। जब a प्लस बी का होल क्यूब करिएगा, अब माइनस में ये 3ab इंटू ए प्लस बी घटाइएगा, तो यही वाला आएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, हाँ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो उस पर बैठाना है इसको। तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, ठीक है, माइनस 3ab। तो ए बी करेंगे तो क्या होगा, ए बी क्या, a है x, अब b क्या 1/x, तो ये कट ही गया, तो ए बी क्या होगा, मान एक ही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि 3ab यानी एक ही हो गया, और इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 कर दीजिए, 343 में 21 घटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 322 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि माना ABC समरूप है त्रिभुज QPR का, तो इतना बराबर दिया हुआ है, तो AB बराबर ये है, BC बराबर ये है, AC बराबर 9 है, तो QR का मान ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है ना, वो सभी जो भुजा होता है, क्षेत्रफल का जो होता है अनुपात, वो भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर के बराबर होता है। अब जैसे 2 त्रिभुज समरूप है तो AB ऐसे कर लीजिए, AB वो ऐसे ABC, ठीक है, और एक है QPR, है ना, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या बोल रहा है, QR कहाँ है, QR ये है, ठीक है, QR ये है, ठीक है। तो इसमें अनुपात कैसे होता है, जैसे कि ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें अनुपात लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं आप क्या, जैसे कि QR और AC है ना, ए जैसे ये QR अनुपात AC, ये दोनों भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं, फिर ये दोनों भुजाओं का AB अनुपात QP लिख सकते हैं, फिर ये अनुपात ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस जो क्षेत्रफल का अनुपात है कितना है 9/16, बराबर में लिखेंगे क्या, हमको निकालना क्या है QR वाला, तो QR वाला निकालना है। तो ये पहले क्या है ABC वाला दिया हुआ है, तो ऊपर ABC वाला लिखेंगे, QR
जैसे कि ऊपर ये दिया होगा ए बी सी वाला, तो ए बी सी वाला लिखेंगे ए सी, है ना, ये वाला ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना मान दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये 9, है ना, 9 का स्क्वायर करेंगे, भुजाओं का स्क्वायर होगा, 9 9 81 होगा, ठीक है, बट्टा में क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर ये वाला बट्टा क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 9 9 81, अब क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये इधर 9 बचा था, 9 16 44, 16 44 है ना, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर है कितना 144, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, रूट अंडर इधर करेंगे, 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेन चीज़ें याद ध्यान रखना क्या, जैसे समरूप त्रिभुजन है तो क्षेत्रफल का जो रेशियो दिया हुआ है वो भुजाओं का रेशियो का है ना वर्ग होता है, ठीक है, बस आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, बराबर में 4 सेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा है क्या 3 कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आसान लग रहा है कैलकुलेट करने में, कौन सा, जैसे देखिए a माइनस बी, और इसको जब भीम जोड़ करेंगे तो a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब भीम के जोड़ करेंगे तो नीचे आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये दोनों आएगा इंटू में ना, तो इसका a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या होता है ये वाला इससे मिला तो ये वाला इससे ऊपर में जुड़ जाता है, ठीक है, ऊपर में जुड़ेगा तो ये दोनों ऊपर में दोनों प्लस होगा, ठीक है, दोनों प्लस होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो जब होगा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ऊपर आएगा 2, ठीक है, ऊपर आ गया 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा ये ऊपर चला जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद टोटल आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर में दिया हुआ है 4 सेक थीटा, ठीक है। तो ये 2 से ये पहले 2 जाएगा और सेक थीटा यहाँ एक है, तो एक यहाँ स्क्वायर वाला ये एक चला जाएगा, यानी कि सेक थीटा का मान कितना बचा 2, तो सेक थीटा का मान 2 कितना होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, यानी कि थीटा का मान निकल गया यहाँ का 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 अब कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो कोट 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3। अब इसको कैलकुलेट करिए तो √3 नीचे आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर में क्या आएगा 3, अब प्लस √3 ऊपर में आएगा +2, ठीक है, यानी 3 2 5/√3, तो 5/√3 इसका पूरा कैलकुलेशन आया है 5/√3। अब ऑप्शन में देखिए है 5/√3, 5/√3 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो है क्या, तो ये वाला, ठीक है, तो इसको इस तरह ला सकते हैं, ऊपर में √3 और नीचे √3 गुना करिए, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे गुना कर सकते हो √3 से, तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ये वाला, और 5 √3 ऊपर है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 में। 31 में क्या है निष्कर्ष है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, निष्कर्ष का क्या हुआ प्राकथन, यानी कि निष्कर्ष लास्ट वाला आ गया, प्राकथन पहले वाला आ गया, ठीक है, तो उसी तरह इसका उल्टा निकालना विदाई, विदाई यानी कि लास्ट वाला स्टेज है ये, तो अब इसका क्या होगा अभिवादन, है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवादन, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है अभिवादन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, तो विषम शब्द इसमें क्या हो जाएगा, देखिए नाव है, गाड़ी है और हवाई जहाज है और ये जल है, तो ये तीनों क्या है एक यात्रा करने वाला चीज़ हो गया, जल एक अलग हो गया इसमें। नेक्स्ट है इसमें शब्दों के अनुसार सजाना है ना, डिक्शनरी के अनुसार शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना है, तो पहले क्या देखिए सब में डी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, फिर डी के बाद क्या आएगा, जैसे ABCD में कौन सा क्रम में आता है उसमें सजाना रहता है, तो डी के बाद है जो दूसरे शब्द को पहले लेते हैं, दूसरे शब्द में क्या है हर जगह ओ है, यहाँ पर ई है, तो पहले ओ आता है पहले ई आता है, पहले ई आता है, इसका मतलब निश्चित है कि पहले 5 आएगा, ठीक है, पहले ये वाला 5 आएगा। उसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे यहाँ डी दिया हुआ है, यहाँ एल है, यहाँ एन है, यहाँ यू है, यहाँ एम है, तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा डी वाला आएगा, डी, तो यानी 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, कन्फर्म आंसर यही है। नेक्स्ट है
कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो एक दो, ठीक है, जिधर से गिनिएगा पहले उधर पूरे निपटा लीजिएगा, ठीक है, जैसे एक और दो हुआ अब फिर इधर नहीं आ जाना है, ठीक है, तो पहले एक और दो ये हुआ तो इसको ये भी ले लीजिए, 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, अब फिर एक टोटल ये 6 हो गया। ये आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। टोटल इसमें 6 त्रिभुज है। नेक्स्ट है, अब दी गई आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित है तो प्रश्न आकृति है क्या, देखिए ये वाला है ना, क्या ये सर्किल है और एक ये सीधा लाइन है, एक ये सीधा लाइन है, ठीक है, यानी प्लस का चिन्ह है पूरा। तो इसमें देखिए कि ऊपर नीचे कहाँ कटा हुआ है, ठीक है, देखिए सर्किल में देखिए ये वाला ऐसे तिरछा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, और ये वाला भी देखिए नहीं होगा, ये तो इसमें सर्किल है ही नहीं। देखिए ये वाला इसमें जो प्रश्न आकृति है इसमें नहीं है, देखिए ये वाला सीधा सर्किल में से ये सीधा है और ये सीधा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 36 है ना, सामाजिक विज्ञान से सारे क्वेश्चन अब है कि सामाजिक विज्ञान से क्या, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो किसी भी राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि जो आप सेट मारते हैं इसका मतलब यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बहुत सारे क्वेश्चन है जिस चैप्टर में आता है, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, ये सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं उस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। अगर पूछे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो तो कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, और ये दोनों कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश में बनी थी। पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश में ये सुचेता कृपलानी बनी थी, ठीक है। अब सरोजिनी नायडू से और कौन सा क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू ही थी, ठीक है, याद रखना है। गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था अब्बास तैयब जी किया था, ठीक है। लेकिन अब्बास तैयब जी ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू, क्योंकि अब्बास तैयब जी के बाद जो है, जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था तो सरोजिनी नायडू ने इसका दांडी मार्च का नेतृत्व किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि यूएनओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्रियों के लिए देश का अर्थ है कि किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम दोनों हो, तो वो क्या कहलाता है, वो मांग कहलाता है, ठीक है। अर्थशास्त्रियों के लिए मांग का अर्थ है कि किसी उत्पाद या सेवा की वह मात्रा जिसे लोग खरीदने के लिए तैयार और सक्षम है। अब अर्थशास्त्र यहाँ आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र में करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है कि 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। याद आपको होगा, आपको याद करवाए थे क्लाउडिया गोल्डिन को, गोल्डिन यानी कि गोल्ड आपके पास अगर है तो आपका अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र आपका स्ट्रॉन्ग है, यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछेगा तुरंत गोल्ड खोज के टिक देना है। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है, तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है ना, ये है महाराष्ट्र में है थाने, ठीक है। थाने जो है सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। तो बात करते हैं बिहार की, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है पटना। सबसे छोटा कौन सा जिला है जनसंख्या में, तो वो है शेखपुरा। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला बिहार का है पश्चिम चंपारण, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला बिहार का है वो है शिवहर। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, तो देखिए लोकसभा में पूछा SC ST का आरक्षण है, ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 330 में, ठीक है। लेकिन अगर पूछे, देखिए दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रेलवे NTPC में पूछा गया था, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में, तो 330 में, और विधानसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 332 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोनों याद रखना आपको, ठीक है। आइए दोनों में कभी कंफ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए विधानसभा में
है 332 और लोकसभा में 330। तो याद रखना कैसे, विधानसभा में 32, विधानसभा 32, विधानसभा 32 है ना, विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 वाला हो जाएगा और लोकसभा में 330 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था किसने, जॉर्ज बीटेट ने किया था, है ना, जॉर्ज बीटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो ये बम्बई में है, ठीक है। देखिए गेटवे और इंडिया गेट में कभी कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे तो हालांकि याद ही रहता है, इजी क्वेश्चन है। तो इंडिया गेट है दिल्ली में और गेटवे बम्बई, गेटवे बम्बई, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो बम्बई में, और इंडिया गेट दिल्ली में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था, इंडिया गेट को डिज़ाइन किसने दिया था, तो वो था एडविन लुटियंस, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का तो ये हो गया जॉर्ज बीटेट, लेकिन इंडिया गेट का वास्तुकार या डिजाइन किसने दिया था, तो एडवर्ड या तो एडविन लुटियंस था, ठीक है, याद रखना एडविन लुटियंस था। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था, और पुराना संसद भवन का डिजाइन भी एडविन लुटियंस ने किया था, यानी इंडिया गेट, पुराना संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, तो ये तीनों का डिजाइन किसने, वास्तुकार कौन था, तो एडविन लुटियंस था, ठीक है। अच्छा, नई संसद भवन का डिजाइन किसने किया, तो वो किया था बिमल पटेल, ना, याद रखना नए संसद भवन में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो नए संसद भवन का डिजाइन किया है बिमल पटेल किया है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या तो बागों का शहर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाहौर को, है ना, पाकिस्तान में लाहौर, इसे मुगलों का बाग या तो बागों का शहर कहा जाता है, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। मुगल काल की भाषा पूछा जाता है, मतलब दो का भाषा अक्सर रिपीट होता है, मुगल काल की भाषा पूछा जाएगा और एक है फारसी, सॉरी ये गुप्त वंश का जो आधिकारिक भाषा क्या था, तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा है फारसी, ठीक है। याद हमेशा कैसे रहेगा, तो ऐसे बोलना है, मुगल काल की ना फारसी, तो जैसे दोस्त लोग मजाक में बोलते हैं कि मुँह फाड़ देंगे, ठीक है, मुँह फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की फारसी, मुगल काल की फारसी। और गुप्त वंश का है संस्कृत, याद ऐसे रखना है, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है ना। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो देखिए स्वतंत्र भारत हुआ था तो रक्षा के लिए बनाना है, रक्षा करना है, तो जिसको बल होगा वही रक्षा करेगा ना, तो बलदेव सिंह है ना पहले रक्षा मंत्री। चलो किसको बनाते हैं, नाम का ही असर डाल दिया इसमें कि चलो बलदेव को बना दो, ये बलशाली है, तो रक्षा मंत्री से बना दो बलदेव सिंह को, तो बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री बन गया था, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है आपको, जैसे स्वतंत्र भारत के में क्या है, नेहरू मंत्रिमंडल में जो जो मंत्री है महत्वपूर्ण जिससे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे पहले प्रधानमंत्री कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू था। पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और पहला गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। अगर कानून मंत्री पूछे तो भीमराव अंबेडकर था। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री या विधि मंत्री कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर थे। पहले रक्षा मंत्री हो गया बलदेव सिंह। पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। पहला शिक्षा मंत्री कौन था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, है ना, जिसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस भी, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री याद कैसे रखना है, तो प्रसाद को खाते हैं, है ना, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। खाद्य जैसे आएगा खाद्य एवं, यानी कि प्रसाद को खाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृत कौर, है ना, राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। और इनसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली महिला जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो कौन थी, तो ये राजकुमारी अमृत कौर ही थी, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि डोंगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो डोंगरी भाषा ये बोला जाता है कि मालूम जम्मू कश्मीर में डोंगरी भाषा, ठीक है। अब भाषा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मालूम याद रखना आपको, भाषा से जो पहले क्या मूल संविधान में कितना 14 भाषा थी, ठीक है, और बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया है। तो ये 8 भाषा आपको याद रखना है कि कब कब जोड़ा गया है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ये अक्सर एग्जाम में मालूम। देखिए एक भाषा है जो सिंधी भाषा है, ये रेलवे NTPC में पूछा गया था, बिहार SSC CGL का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया है, ठीक है, इस भी पूछा गया था। तो आपको याद रखना है सब, ठीक है।
तो देखिए ये आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, याद रख लेना, ठीक है। अगर याद है तो रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। जैसे कि सिंधी को कब जोड़ा गया, तो जो सिंधी भाषा, 8 भाषा आपको बताएंगे 14 भाषा के बाद, तो 8 भाषा जोड़ा गया है। सिंधी जो जोड़ा गया है 1967 में जोड़ा गया, ठीक है। याद इसको ऐसे रख लीजिए, कभी नहीं भूलना है, भूलिएगा। सिंधी 67, सिंधी 67, सिंधी 67 ऑप्शन में जैसे आएगा दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा। जैसे देखिएगा सिंधी भाषा कब जोड़ा गया, सिंधी 67 1967 में जोड़ा गया है, ठीक है। ये हुआ याद। एक भाषा, 3 भाषा जोड़ा गया था 1992 में, कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। याद कैसे रखना है, देखिए नमक, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 3 भाषा, ये तो 4 हो गया टोटल। अब 4 भाषा को जोड़ा गया था 2003 में, कौन कौन सा है, बोडो डोंगरी, मैथिली संताली, बोडो डोंगरी, मैथिली संताली, बोडो डोंगरी, मैथिली संताली। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बिहार से मैथिली जैसे भाषा को संविधान में कब इसको दर्जा दिया, कब इसमें जोड़ा गया था संविधान में, तो मैथिली ये कब 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। लागू हुआ था 2004 से, तो याद रखना है। बोडो डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 2003 में जोड़ा गया था। टोटल 8 भाषा जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और ऐसे भी पूछ लिया जाएगा इसको उल्टा करके कि संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है ये किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये याद रखना है, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1858 है ना। 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद कि ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना आपको, किससे, महारानी एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ द्वितीय थी, वो कितने वर्ष तक शासन किया, तो वो 70 वर्ष तक शासन किया था। 1952 से 2022 तक किया था, ठीक है, याद रखना है। और जो अभी ब्रिटेन का सम्राट अभी नया जो बना है एलिजाबेथ द्वितीय के बाद, मृत्यु के बाद 2022 में इनकी मृत्यु हुई, तो जो उसका उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीय, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भला सबकी भलाई डैश बैंक की टैगलाइन है, तो आपका भला सबकी भलाई ये बंधन बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। बंधन बैंक का टैगलाइन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में याद रखना है, 2-4 को महत्वपूर्ण जो याद रखना है। जैसे कि हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये किस बैंक का है, तो ये है HDFC बैंक का। हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये HDFC बैंक का। और एक साथ हम कर सकते हैं, ये किस बैंक का, यानी कि टुगेदर वी कैन, ये है कैनरा बैंक का। और एक नया टैगलाइन आया है SBI का, याद रखना है, शुद्ध बैंकिंग कुछ और नहीं, शुद्ध बैंकिंग कुछ और नहीं, ये किसका है टैगलाइन, ये है SBI का, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनबी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था, तो ये किसको हराया था, तो ये जयपाल को हराया था, ठीक है। उस समय 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी और जयपाल के बीच युद्ध हुआ था और जयपाल को इसने हरा दिया था, ठीक है, 1001 ईस्वी में। ये भारत पर पहला आक्रमण कब किया था महमूद गजनबी मालूम, तो 1001 ईस्वी में ही किया था, ठीक है। भारत पर ये महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया टोटल, तो 17 बार ये आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखना है। और महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया, तो 1025 में किया था, ये भी याद रखना है ना। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में, और सबसे ज़्यादा धन यहीं से लूटा था इसने, महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में ये लूटा था। और ये ज़्यादातर मालूम मंदिरों को ये तोड़ता था, तोड़ के वहाँ सामान जो है, जो खजाना है सब लूट लेता था, तो इसलिए इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है महमूद गजनबी को। अब पहला जो तुर्क शासक था आक्रमण करने वाला भारत में, यही था। नेक्स्ट है कि धरती की सबसे कड़ी वो ऊपर की सतह या सॉलिड क्रस्ट को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लिथोस्फीयर कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। धरती की बात आई है तो धरती के में क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो भूपृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और आगे आपको और भी बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है कि डैश 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है, तो ये क्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, बजट रेखा, ठीक है। बजट रेखा जो है 2 वस्तुओं की उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है। नेक्स्ट है
कि निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे। तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे, सबसे पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबसे अधिक समय तक और सबसे पहले ये राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक? 1950 से 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिहार में ही हुआ था, सिवान के जीरादेई में हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। और जो संविधान सभा का पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन बना था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य यानी कि प्रसाद को खाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? ये मल्लिकार्जुन मंदिर है एक, ये आंध्र प्रदेश में, ये सही है, ठीक है। सोमनाथ मंदिर बिहार, ये गलत है क्योंकि सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में, याद रखना है इसको। और त्रियंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वो कर्नाटक में नहीं मालूम। त्रियंबकेश्वर कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। जो यहीं से गोदावरी नदी जो निकलती महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबकेश्वर से निकलता है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है। और बैद्यनाथ धाम मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ है? अपना देवघर में जो बाबा धाम लगता है ना, भोले शंकर का, तो ये है झारखंड में। तो ठीक है, ये भी गलत है, यानी पहले वाला एक सही था, ठीक है। वो पूछा जा रहा था मल्लिकार्जुन कहाँ? तो मल्लिकार्जुन ये है। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 50, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 में क्या? अष्टमुडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील है, ये अष्टमुडी झील कहाँ है? तो ये अष्टमुडी झील है आपका केरल में। अष्टमुडी झील कहाँ है? तो केरल में, याद रखना है अष्टमुडी झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है? तो वो बुल्लर झील। कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो चिल्का झील। कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा में है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जो है लवणीय झील है ना, लवणीय झील सांभर झील, ये कहाँ है? तो राजस्थान में, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, ये तीनों क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बुर्ज होम नवपाषाणकालीन जो है युगीन स्थल देश में स्थित है। तो बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम ये है आपका जम्मू कश्मीर में है ना, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, ऐसा बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों नियमित रूप से अपने हिस्से की राशि का अंशदान करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, ये कहा जाता है भविष्य निधि, है ना। इसका करेक्ट आंसर है भविष्य निधि। देखिए क्या पूछा क्वेश्चन, ऐसा बचत निधि, बचत निधि जिसमें कर्मचारी के हित में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों नियमित रूप से अपने हिस्से की राशि का अंशदान करते हैं, तो बचत निधि है, यानी भविष्य निधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी से 2 प्रश्न और पूछा जाता है महत्वपूर्ण। कौन सा? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। आपको हमेशा याद रहे, कैसे रखना याद, नागा अर्जुन बांध कृष्णा पर है। यानी कि देखिए महाभारत में कृष्ण भगवान के जो जो अर्जुन का सारथी कौन था? तो कृष्ण भगवान थे। तो वहीं से रिलेट करना, जब भी नागार्जुन बांध है तो कृष्ण भगवान, कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो वो भी कृष्णा नदी पर है। इसे भी याद रखना है, आसान है। अलमाटी यानी कि कृष्ण भगवान क्या माटी खा रहे थे तो वो पकड़े गए थे ना, तो वहाँ से भी रिलेट कर लेना। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, यानी कि नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध दोनों कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसको, ये किया था चार्ल्स विल्किंस किया था, है ना। चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। लेकिन जो क्वेश्चन और भी जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो कौन सा है कि भगवत गीता का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो वो दारा शिकोह ने किया था, ठीक है। याद रखना, दारा शिकोह ने किया था फारसी भाषा में अनुवाद, अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? तो ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था, पहला वायसराय था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
एक है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो यही था, लॉर्ड कैनिंग ही था, ठीक है। वो 1858 से वायसराय इसे कहा जाने लगा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग ही था। अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो प्रायद्वीपीय नदी इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो अलकनंदा है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बाकी कृष्णा, महानदी और नर्मदा ये सब प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और उसे दक्षिण गंगा, बृहद गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसको, कावेरी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव 54 याद रखना है, चुनाव 54 ये मतलब राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। जैसे राष्ट्रपति का पद जो है वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में, जैसे, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी याद रहेगा कि राष्ट्रपति जो है इसी के इर्द गिर्द है ना, 50 मतलब 52 से शुरू होता है, 52, 53, 54, 55। तो चुनाव जो है राष्ट्रपति का 54 में। राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में। अब देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, तो उसको भी यहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 161 में है, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमादान 72, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब देखिए, राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है 213, इसी को जब एक को इधर लाते हैं ना, यानी कि 1, 2, 3 हो जाता है सीरियल में, तो इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहला उपाध्यक्ष था लोकसभा का ये अनंत सैनम अयंगर, है ना, एम अनंत सैनम अयंगर था पहला। अगर अध्यक्ष पूछे, है ना, लोकसभा का पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, यही ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। कई बार एग्जामों में पूछा गया, अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा है, अक्सर ये रिपीट होते रहता है। जीवी मावलंकर रट के रखना, पहला अध्यक्ष था। पहली महिला अध्यक्ष पूछे लोकसभा का, तो मीरा कुमार थे, ठीक है, वो बिहार के ही थे। और वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 60। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो याद ऐसे रखना है, हमेशा याद रहे, ऑप्शन देखते साथ दिमाग में आ जाए, ठीक है। हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं, तो हीराकुंड बांध कहाँ हो गया, महानदी पर हो गया। ये है कहाँ, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध ही है जो कि दुनिया का या तो भारत का भी पूछे सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 में यहाँ ये साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है, यहीं पर है, ठीक है। तो रतौंधी विटामिन डेस की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन के बारे में आपको सेट नंबर 5 में पूरा डिटेल में इसकी पूरी कुंडली बता दी है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा बताएंगे, आप सेट 5 देखेंगे, विटामिन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सारा चीज़ विटामिन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो विटामिन यहाँ ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो साइनोकोबाल्मिन होता है, ठीक है, याद रखना है, साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ध्यान रखना है। और ये जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है, ठीक है। बाकी विटामिन के, सी और ए, ये सब का रासायनिक नाम आपको बताया हुआ है, ठीक है। ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनोल हो जाता है, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन के का क्या है, आपका फिलोक्विनिन है ना, फिलोक्विनोन है। ये सब सेट नंबर 5 में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है कि सूर्य का लगभग 70% भाग निम्नलिखित में से किससे बना है। तो 70% भाग सूर्य में सब किससे बना है, तो हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। याद आपको ऐसे रख लेना है। देखिए, सूर्य में पूछे, तारा में पूछे,
और सूर्य हो गया, तारा हो गया। ब्रह्मांड में पूछे सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन है, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर इस टाइप के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए ब्रह्मांड में अगर पूछ लिया जाए, सूर्य में पूछ लिया तो हाइड्रोजन हो गया सबसे ज़्यादा। अगर पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर पूछे कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन। यानी कि मानव शरीर और पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाना तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारे चारों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको आप रिवीजन करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपको याद होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। रही बात किसका, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन और हंसाने वाली गैस, ये दोनों की खोज किया था प्रिस्टिले ने किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप में जमा होता है। तो कोशिका के डैश में डीएनए प्रमुख रूप में जमा होता है, तो ये कहाँ, केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में डीएनए प्रमुख रूप से जमा होता है, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कोशिका की खोज किसने किया था, ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, इसका आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था, ये बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो कोशिका की खोज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब रॉबर्ट हुक जैसा ही एक नाम है, क्या मालूम, रॉबर्ट ब्राउन है। तो याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, ठीक है। आपको सभी क्या है कि वीवीआई एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहे हैं, ऐसे जो क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं, कई क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामों में मिलेगा, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 64, क्या नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है। तो ये सिंपल 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ क्वेश्चन कैसो भी पूछे, लेकिन अगर पहले से याद है आपको आसान लगेगा। अम्ल का काम क्या है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। एक ही तो याद रखना है आपको, बाकी क्षार वाला अपने याद रहेगा, ठीक है। जैसे याद देखिए, इसको ऐसे रखिए, अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। इसको एक दोस्त का नाम याद रखिए, अनिल, ठीक है, अनिल है। यानी कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अब वही देखिए पूछा है कि नीला लिटमस अम्लीय घोल को, अम्ल को क्या कर देगा, ये अम्ल क्या करता है, अम्लीय घोल में संपर्क में जैसे आएगा तो ये लाल कर देगा। अनिल, अम्ल जो है नीला को लाल कर देगा, आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब रही बात क्षार की, तो क्षार क्या करेगा, इसका उल्टा कर देगा, है ना, लाल को नीला कर देता है ना, लाल को नीला कर देता है, तो क्षार हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये आसानी से बन जाएगा आपको, ठीक है। अम्ल क्या किसको बोलेंगे, अम्ल जिसका पीएच मान जो है 7 से नीचे है वो अम्लीय हो जाता है, 7 से ऊपर जो हो गया वो क्षारीय हो गया, 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उस उत्तक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन आता है, एक भोजन पहुंचाता है, एक जल का वहन कौन करता है, ठीक है। अब देखिए आपको याद करवाएंगे ऐसे, आपको आसानी से आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए जल का वहन कौन करता है, पहले ये करना है, जल का वहन करता है कौन सा उत्तक, तो जल का वहन करता है जाइलम। अब देखिए ऑप्शन में, क्वेश्चन में कभी आपको पानी भी दे दे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना क्या, जल, इसको रिलेट करके याद रखना क्या, जल, जल जाइलम, जल जाइलम, जल जाइलम। यानी जल का वहन पूछे तो ऑप्शन में जल जाइलम तुरंत दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, पहले से आप इंतजार कहाँ है ऑप्शन में, इसको टिक करें, ठीक है, आपको जोर से लग जाएगा, जितना जल्दी टिक करें, जल जाइलम। अब देखिए भोजन का वहन कौन करता है, तो भोजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है। तो इसको फूड से याद रखना है हमेशा आपको, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, भोजन का वहन कौन करता है, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम। तो जैसे भोजन पूछेगा दिमाग में आ जाएगा फूड फ्लोएम,
कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए बायोलॉजिकल टर्म है ये सब, क्या है ये सब को अगर याद रखेंगे तो आप कभी भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो आप भुलाए से भी नहीं भूलेंगे। तो फूड फ्लोएम, अब बताइए आंसर क्या होगा यहाँ, भोजन यानी कि फूड, फूड फ्लोएम। जल वाला पूछेगा तो जाइलम, टिक कर देना है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है। तो डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है, तो ये रहता है इसमें सोडियम कार्बोनेट। यहाँ से भी 2-4 प्रश्न पूछा जाता है। जैसे धोवन सोडा किसे कहा जाता है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट ही है। इसका सूत्र क्या है ये भी उससे पूछा जाएगा, तो Na2CO3, ठीक है। और एक आता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे ऐसे थोड़ा ध्यान रख लीजिए, खाने वाला, खाएंगे क्या, बाय बाय मतलब खरीद कर, है ना, तो खाएंगे क्या, खरीद कर, तो उस खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और धोने वाला सोडियम कार्बोनेट, सिंपल है। और खाने वाला क्या, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र कैसे होगा, तो ये Na2 है ना, तो Na2 हट के क्या हो जाता है H और CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मान लो ये जो पेट में पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये मनुष्य के आमाशय में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 67 कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट जो विशेषता क्या है। तो मार्सुपियल्स की विशेषता ये है कि ये वे बच्चों को थैली में ले जाते हैं, बच्चों को थैली में ले जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि रजत को दूरदृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या है, इंग्लिश टर्म भी आपको याद रखना जरूरी है। आप तो आसानी से हिंदी वाला खोज रहे थे, लेकिन हिंदी वाला है यहाँ नहीं, यहाँ तो इंग्लिश दे दिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग करते हैं दूरदृष्टि को उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस का इंग्लिश क्या होता है, उत्तल लेंस का इंग्लिश होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। तो कन्वेक्स याद, अब देखिए इंग्लिश टर्म में 4 यहाँ पर याद रखना, कौन सा, देखिए उत्तल लेंस, कन्वेक्स, उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस कन्वेक्स। और अवतल लेंस कनकेव, अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस, अवतल लेंस को कनकेव लेंस। और उत्तल हो गया कन्वेक्स, और अवतल कनकेव, ठीक है, याद हो गया। अब है दो याद रखना क्या, एक निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और एक दूर दृष्टि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया, ठीक है, निकट दृष्टि को बोलते हैं क्या, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष, दूर हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, है ना, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इंग्लिश वाला टर्म दिया जाएगा, आपसे पूछा जाता है बायोलॉजी में, कुछ इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सभी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए इसे कि जो दूर दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अब इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हो तो कैसे याद रखना है, देखिए दूर दृष्टि जो है तो 2 लेटर है इसमें, 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ये उत्तल क्या 3 लेटर। और निकट दृष्टि दोष है, निकट में क्या 3 लेटर है, तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, अवतल लेंस, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट है रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से 3-4 प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे रक्तचाप की बात आई है ना, रक्तचाप नियंत्रित किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। तो रक्तचाप जो है नियंत्रित किया जाता है किस ग्रंथि द्वारा, तो ग्रंथि में आंसर क्या होगा, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जिसको बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन रक्तचाप नियंत्रित करता है, तो हार्मोन होगा वेसोप्रेसिन। क्या होगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है रक्तचाप का नियंत्रित करता है। ग्रंथि में एड्रिनल ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप जो सामान्य मनुष्य का क्या होता है, तो 120/80 होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। रही बात लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर क्या, दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, लेक्टोमीटर। दूध का घनत्व भी अगर पूछे तो लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर से क्या, तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है कि अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए
उपसर्ग के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आइसो का प्रयोग किया जाता है ना। आइसो का प्रयोग अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में आइसो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में बनाया गया डोली नामक पहला जीव क्लोन जो है, वो पहला जीव क्लोन कौन सा था? भेड़ का था, है ना, जिसका नाम रखा गया था क्या? वो डोली रखा गया था, ठीक है। तो ये था जीव क्लोन भेड़ था। कौन सा था? भेड़ था, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनाइड का रासायनिक नाम है प्रूसिक एसिड, है ना। घातक जहर जो है साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रूसिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये कहाँ? बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लों का राजा भी इसे कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये अमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि डैश गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो ये कौन सा सारा है? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ही जो ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है, गर्मी फैलाता है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा, इसमें उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है, कौन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो याद रखना आपको, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है ये भी ग्रीन हाउस गैस है, और O3 यानी कि ओजोन ये भी हंसाने वाली गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है और ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है मालूम? वो कहा जाता है शायद यकृत को, है ना, लीवर। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, यकृत को कहा जाता है, ठीक है, यकृत को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? तो मानव शरीर का रासायनिक कारखाना, है ना, यकृत को कहा जाता है। अब यकृत से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, सबको हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? जैसे देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत ही है। यकृत को ही लीवर बोलते हैं, लीवर को ही जिगर भी बोला जाता है, ठीक है। अब रही बात क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई यकृत। और विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए यकृत में ही संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? तो वो भी यकृत में संग्रहित होता है। किस ग्रंथि में पुनर्जनन क्षमता जो है वो सबसे उच्चतम होती है? तो सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता होता है लीवर में होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस रोग कहाँ होता है? लीवर में होता है। या तो पूछे जॉन्डिस, लीवर में होता है। पीलिया रोग भी उसे कहा जाता है, तो लीवर में होता है। यकृत का वजन कितना होता है? तो लगभग 1.5 यानी 1.5 kg होता है, ठीक है। और ये सब याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कारखाना की बात आई है ना, रासायनिक कारखाना यकृत हो गया मानव शरीर के लिए। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आयरन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में पाया क्या जाता है? तो आयरन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि Fe लोहा पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है ना, वो इसी के कारण होता है, आयरन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन है जो कि मानव शरीर में जो रक्त में जो है ना ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कौन? हीमोग्लोबिन ही करता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है RNA, है ना, तो RNA जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो ये हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है ना, लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो सूत्र क्या होगा? N2O, ठीक है, N2O। थोड़ा इसको इमेज कर लीजिए, हंसाने वाला ये इमोजी की तरह कर लीजिए, ये हंसने वाला ये इमोजी, ठीक है। तो ये N2O ये हंसाने वाली गैस है। और इसका खोज किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया था कि हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और जोसेफ प्रिस्टले ने ही ऑक्सीजन की भी खोज किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 77, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। और प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम। देखिए, प्रतिरोध का होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता अगर पूछे तो ओम मीटर। प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक ओम मीटर। और विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट है
कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर वाष्पीकरण है। नेक्स्ट एक, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी में कौन पाया जाता है? ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के जो परत में है सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर है एल्युमिनियम, चौथे नंबर पर है लोहा। अब देखिए यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन आएगा। पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। अब पूछेगा सबसे ज़्यादा पाया जाना धातु कौन सा है? तो वो है एल्युमिनियम, क्योंकि सिलिकॉन ये क्या वो धातु हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाना धातु अगर पूछे तो एल्युमिनियम। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है? तो वो है लोहा। ठीक है, याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है? क्रम से याद रहेगा। इसको ऐसे बोल दीजिए आसी एलो, आसी एलो, आसी एलो यानी ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम लोहा, आसी एलो। बस ये 4 आपको तत्व है जो कि याद रहेगा पृथ्वी के भूप्रकृति के बारे में। क्या? आसी एलो, ऑक्सीजन सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम और लोहा, आसी एलो याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है और मानव शरीर में भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में ये सूर्य और तारा में तो हाइड्रोजन। ठीक है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है रक्त का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? तो रक्त का जो बनता कहाँ है? तो रक्त बनता अस्थि मज्जा में है ना, बोन मेरो में। तो अस्थि मज्जा में रक्त का पूछे या तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को डैश नियंत्रित करता है। तो संतुलन है ना, क्या? बैलेंस। तो बैलेंस कौन करता है? तो बैलेंस, अब ऑप्शन में देखिए ऐसे याद रखना है कि बैलेंस देखते ही बैलेंस ऑप्शन में टिक हो जाएगा बेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम, बैलेंस बेलम। तो बैलेंस कौन करता है? शरीर का संतुलित कौन करता है? बैलेंस कौन करता है? तो सेरे बेलम है ना। ऑप्शन में देखिए कोई है, टक्कर में नहीं है। तो आप ऐसे याद रखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा है ना। संतुलन यानी कि बैलेंस, बैलेंस कौन करता है? बेलम, सेरे बेलम इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि पवन चक्की यानी कि टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गतिज है ना। पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है कि कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब कीड़ों का अध्ययन यानी कि कीटों का अध्ययन। ठीक है, कीटों का अध्ययन याद ऐसे रखिए, ऑप्शन में खटाक से नहीं मारा जाएगा। कैसे? कीटो एंटो, कीटो एंटो, कीटो एंटो, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ठीक है, और पक्षी का पूछे तो पक्षी क्या उड़ता है? तो पक्षी उड़ता है। ठीक है, तो ओरनी जैसे बोलते उड़ता है यानी ओरनी है ना, ओर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ओर्निथोलॉजी। तो क्या तुरंत ऑप्शन में देखते सर आपको दिमाग में आ जाएगा हाँ यही होगा, पक्षियों का अध्ययन। आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, जब भी ऑप्शन में आएगा तो पक्षी उड़ता ओर्निथोलॉजी, और कीटो एंटो एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये याद हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। किस चिकित्सा स्थिति में आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ स्थिति खराब हो जाती है? तो इसका आंसर है ग्लूकोमा है ना। ग्लूकोमा में क्या होता है? आँख की ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो जाती है और समय के साथ ये खराब हो जाता है। ठीक है, और ऑप्टिक की बात आई तो ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया था। और ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट है 85 कि विल्सन रोग ऐसा वंशानुगत रोग विकार है जिसमें शरीर में अधिक मात्रा में डैश एकत्र हो जाता है। तो विल्सन रोग जो है ये किसका अधिकता से होता है? तांबा की अधिकता से होता है। इसका आंसर क्या होगा? कॉपर है ना। कॉपर मतलब तांबा। तो तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्न कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। कौन कौन सा है? तो आपसे पूछा गया मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो मीना माता होता है पारा के कारण। ठीक है, और इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। अब इसमें क्या कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे इटाई पूछा तो आपको लगेगा अरे पारा होगा कि कैडमियम होगा, पारा होगा कि कैडमियम होगा। तो याद कैसे रख लेना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसे देखिए, इटाई कैडमियम, इटाई कैडमियम, इटाई कैडमियम, एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, इटाई कैडमियम है ना, टो ठो डो, इसमें इटाई उधर डो कैडमियम, इटाई कैडमियम के कारण। और पारा मीना माता पारा, देखिए मीना माता सीधा है, पारा
है ना, सीधा सीधा नाम है। इटाइटे कैडमियम, इटाइटे कैडमियम। अब मीना माता पारा के कारण, मीना माता पारा के कारण होता है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम ये नाइट्रेट के अधिकता से होता है। और ब्लैक लंग्स जो होता है, काले फेफड़े की बीमारी जो होता है, वो कोयला खदानों में काम करने वालों को होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अब याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 86। इसमें क्या है, अब सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन है कि चैल हिल स्टेशन देश में स्थित है। तो चैल हिल स्टेशन ये कहाँ है, हिमाचल, चल हिमाचल प्रदेश में, चैल हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो ये सिलवासा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी, ये थोड़ा सा क्या है, कभी कभी याद नहीं रहता है, इसलिए याद रख लेना आपको। बाकी सबका याद रहता है, लेकिन ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। और नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी लेह है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा है। तो जापान की मुद्रा, देखिए बिहार के एग्जामों में मुद्रा और देश की राजधानी, इससे निश्चित रूप से 2 क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए जब भी मौका मिले मुद्रा और देश की राजधानी तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, और रिवीजन कर लेना है। खास करके पड़ोसी देश के बारे में, तो पड़ोसी देश की मुद्रा और राजधानी पूरे एकदम चार्ट के रखना है हमेशा, ठीक है। ये जापान की मुद्रा, यहाँ पर क्या है, जापान की मुद्रा का नाम है येन, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 3। अब रही बात क्या, पड़ोसी देश के सबका आपको याद रखना है। चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा का नाम है युआन या तो रेनमिनबी भी कहा जाता है, ठीक है, रेनमिनबी या तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। बांग्लादेश का टका, पाकिस्तान का, अब सीरियल से आपको याद करवाते हैं कौन सा, जैसे बचपन में MBA किया है ना, जो स्थलीय सीमा के साथ जो सबसे बड़ी सीमा लगाती है बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसी क्रम में आपको याद करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो सीमा लगाता है कौन, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का टका, चीन का युआन, पाकिस्तान का रुपया, नेपाल का भी रुपया है, और म्यांमार का कयात, म्यांमार का मुद्रा का नाम क्या है, कयात, और भूटान का नगुल्ट्रम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। म्यांमार का और भूटान का ये कई बार ज़्यादातर रिपीट होता है। म्यांमार का कयात और भूटान का नगुल्ट्रम। भूटान का मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम, ठीक है। ये देखिए बिहार SSC CGL में भी पूछा गया है 2022 में, और 2023 में जो बिहार टीचर का एग्जाम है उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक है, नगुल्ट्रम। और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल्ट्रम, अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी, श्रीलंका का रुपया, मालदीव का रुपया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, नेपाल और कौन है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका और मालदीव, ये सभी का रुपया ही है, ठीक है। कौन कौन, देखिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी का मुद्रा का नाम रुपया है। तो मेन चीज़ें याद रखना है, म्यांमार का कयात, भूटान का नगुल्ट्रम, चीन का युआन या तो रेनमिनबी, बांग्लादेश का टका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और फ्रांस के बीच है, कौन सा है, तो ये शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच है शक्ति सैन्य अभ्यास, जो है भारत और फ्रांस के बीच है। अब देखिए सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, ठीक है। तो एक तो शक्ति है और एक है वरुण, वरुण भी भारत और फ्रांस के बीच है, ठीक है। ये गरुड़ शक्ति किसके बीच है, तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है, भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है, वो गरुड़ शक्ति है। खंजर किसके बीच है, भारत और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये SSC में पूछा गया था। ये खंजर है ना, भारत और किर्गिस्तान के बीच है ये खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास। अच्छा, संपत्ति किसके बीच है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच है। याद कैसे रखना है, आपको हमेशा याद रहेगा, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन जैसे ही आएगा क्वेश्चन, आप भूले भी हैं लेकिन ऑप्शन में देख के याद हो जाएगा। संप्रीति, तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो बंगला क्या है, जैसे गाड़ी बंगला बोलते हैं, बंगला क्या है, एक संपत्ति है, बंगला क्या है, एक संपत्ति है। तो संप्रीति जैसे आया, संप्रीति को रिलेट करिए संपत्ति से, संप्रीति यानी कि संपत्ति दिमाग में आ जाएगा। बांग्ला क्या है, एक संपत्ति है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और नया सैन्य अभ्यास आया है, उसका नाम है क्या मालूम, बोंगो सागर संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच है, तो बोंगो सागर। अब इसका नाम भी दिया है, आसानी से याद होने वाला, ठीक है। बोंगो यानी बांग्लादेश, बोंगो सागर यानी भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है। इस शब्द का अर्थ संख्याएं
छपी हुई सीट होता है। तो बिग जो है शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दौड़ खेल से, है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि टम्बल टर्न्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है तैराकी से। टम्बल टर्न्स तैराकी से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से भवाइया लोकगीत संबंधित है? तो भवाइया लोकगीत किससे है ना? ऑप्शन देखते हैं। 92 का भवाइया जो है ये संबंधित है किससे मालूम? पश्चिम बंगाल से। भवाइया जो है ये पश्चिम बंगाल से, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। सबसे सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। और पहला जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को मिला था, वो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? तो किस भारतीय राज्य में चक्री जो है एक पारंपरिक संगीत लोकप्रिय है? तो ये है कहाँ मालूम? ये चक्री जो है ये है जम्मू कश्मीर में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है कि वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सुधा मूर्ति, है ना। सुधा मूर्ति की ये पुस्तक है वाइज एंड अदरवाइज। अब ये यहाँ है झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी से आप एक पुस्तक को याद रखिए, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है, ठीक है। अरुंधति राय से एक पुस्तक का याद रखना हमेशा, कौन सा है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पुस्तक के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। तो इसके लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है ना। अरुंधति राय है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है? तो बुमचू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुमचू त्यौहार है ये सिक्किम में मनाया जाता है। बुमचू ये सिक्किम में मनाया जाता है। और बिहू जो है वो असम में, असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है? तो इसका आंसर है ओमान में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किस देश में? तो ओमान में प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है। ओमान की राजधानी का नाम क्या मालूम? ओमान की राजधानी है मस्कट, है ना। ओमान की राजधानी है मस्कट। और ओमान की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है रियाल। नेक्स्ट है किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? तो ये किया है आपको नॉर्वे ने किया है, और स्पेन ने किया है, आयरलैंड ने किया है। यानी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफ़ी युद्ध चला था, काफ़ी चर्चे में रहा था। करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको छोड़ना नहीं है। कौन कौन सा? तो याद रख लीजिए मोटा मोटी आपको फिलिस्तीन की राजधानी कहाँ है मालूम? फिलिस्तीन की राजधानी, फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी जेरूसलम को ही मानता है, ठीक है। क्योंकि और ये जेरूसलम जो इजराइल की भी राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। फिलिस्तीन भी अपनी राजधानी जेरूसलम को मानता है, ठीक है। और जो फिलिस्तीन की मुद्रा का नाम है पाउंड। और फिलिस्तीन का राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, वो कौन है? अभी महमूद अब्बास है, महमूद अब्बास। और इजराइल की राजधानी भी जेरूसलम है। इजराइल जो कि जेरूसलम जो है ये यहूदियों का पवित्र स्थल है ना। काफ़ी फेमस है, यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है जेरूसलम। इजराइल का वर्तमान में प्रधानमंत्री याद रखना है बेंजामिन नेतन्याहू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कई बार जो भी इस पर आक्रमण करता है ये सबको ये करारा जवाब देता है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की मुद्रा का नाम है नई शेकेल। याद ऐसे रख लीजिए, नई शेकेल है, लेकिन याद रखिए आपको कैसे? नई शकल, है ना, नया शकल। तो याद रहेगा आपको ना, इजराइल की मुद्रा क्या? नया शकल है। नेक्स्ट है भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 15 साल के उच्चतम स्तर डेश पर पहुंच गया है। तो ये कहाँ पर पहुंच गया? 140.2% पर पहुंच गया है ना। भारत का बाजार पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात 15 सालों के उच्चतम स्तर 140.2% पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम एशियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अपने निर्देशन के लिए फिल्म लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है ना। तो फिल्म का नाम क्या है?
लॉर्ड कर्जन की हवेली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ये दिया गया है किसको? तो ये मिला है, ये अंशुमन झा को मिला है ना, अंशुमन झा को मिला है। नेक्स्ट है कि 2027 फीफा महिला विश्व कप है ना, किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फीफा महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ब्राज़ील में ये किया जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील में एक और चीज़ होने वाला, क्या मालूम? G20 जो शिखर सम्मेलन है 2024 से कहाँ होने वाला? तो वो ब्राज़ील में ही होने वाला। ठीक है, और रही बात फीफा वर्ल्ड कप का, तो फीफा वर्ल्ड कप से याद रखना है आपको कि ये तो महिला वाला है, पुरुष वाला याद रखना है कहाँ हुआ था और कहाँ होगा। हुआ था 2022 में, कहाँ? कतर में। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो 2022 हुआ था कतर में। ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा? फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2026 होगा, वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में, तीनों जगह होगा, यानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 जगह हो रहा है, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 6 के सभी 100 प्रश्न होता है समाप्त, और जितने प्रश्न बताए हैं सभी को याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।